ले लील भरे ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को। मैं विवेक पांडे बहुत लंबे समय के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए दोबारा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। शिक्षक भर्ती आप लोगों के बीच में दोबारा से देखने को मिलने की उम्मीद दिख रही है। वो हमारे यहाँ एक लेखक हुए हैं बाबा नागार्जुन, वो कहते हैं कि देखो गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, जरा पता करो शायद चुनाव आ गया है। तो बिल्कुल परिस्थितियां वैसी ही दिखाई पड़ रही हैं। स्टेटमेंट की अगर बात करें तो बीते समय में एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि 23,000 से अधिक पदों के लिए टीजीटी पीजीटी की विज्ञप्ति जारी होने की उम्मीद है। इतने पद खाली हैं, अध्याचन भेजा जाएगा या भेजा जा चुका है। अब दूसरे नंबर पर जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, लगभग 10 साल के इर्द गिर्द होने को आ रहे हैं, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लंबे समय से रेशियो को बराबर दिखाया जा रहा है। शिक्षक छात्र अनुपात एकदम उचित दशा में दिखाई पड़ते हैं। इसी बीच परिवर्तन होते हैं, नए शिक्षा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और बहुत शानदार तरीके से काम करते हुए सर ने तुरंत ही सारी चीजों को व्यवस्थित करते हुए अब देखने को यह भी मिल रहा है कि पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। पाठ्यक्रम जारी किया गया है यूपी टेट प्राइमरी का 1 से लेकर 5 तक के लिए, जिसको क्वालिफाई करने पर बीएड किया हुआ विद्यार्थी अब इसमें योग्य नहीं है। आपको पता होगा डीएलएड किया हुआ विद्यार्थी, जिसको पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, वो विद्यार्थी भी आएंगे, परीक्षा तो देंगे ही, तो उन विद्यार्थियों के लिए इसे क्वालिफाई करना अनिवार्य माना जाता है। और दूसरा है अपर प्राइमरी, यानी 6 से लेकर 8 तक के लिए, माध्यमिक के लिए यह क्वालिफाई करना अनिवार्य है। लेकिन नई शिक्षा नीति की माने तो 11-12 के लिए यानी टीजीटी पीजीटी के लिए भी एक यूपी टेट कराए जाने की व्यवस्था की जा रही थी कि उसके लिए भी पात्रता परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन उसका अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है। अगर सिलेबस जारी नहीं हुआ है तो इसके आधार पर यह अनुमान किया ही जा सकता है कि बिना सिलेबस के 11-12 के लिए जो यूपी टेट की बात कही गई थी वो तो निराधार साबित हुई, यानी कि उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। यह पाठ्यक्रम जो आपके बीच में जारी हुआ है, क्योंकि पाठ्यक्रम तो आपने बहुत सारे चैनलों पर देख लिया होगा, मैं आपको जो दिखाने आया हूँ वो कुछ भिन्न है। 10 मिनट आपका लगेगा। आप समझिए कि कब आप यूपी टेट का फॉर्म भरेंगे, कब तक इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। डेट तो जारी हो गई, ऐसा भारतवर्ष में हो रहा है। और विशेषतः अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो यहाँ शिक्षक भर्ती की स्थितियाँ काफ़ी खराब कंडीशन में दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि अन्य राज्यों में भी शिक्षक भर्तियों को लेकर के स्थिति बहुत अच्छी है नहीं, बिहार को छोड़कर मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ट्रोल मत करिएगा कि बिहार को आप नहीं देख रहे हैं क्या, बिहार को हम खूब अच्छे से देख रहे हैं। लगातार स्टेट 1 2 3 4 चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति पर थोड़ा सा गंभीरता से बात करने की जरूरत है। यह फॉर्म आप कब तक भरेंगे, वास्तव में जमीनी स्तर पर यह हकीकत बन के कब उभरेगा और कब दिखाई पड़ेगा, ये यूपी टेट आपको बतौर नोटिफिकेशन, हालांकि जुलाई में जो डेट आपके लिए दे दी गई है कि जुलाई में एग्जाम होगा, इस जुलाई के हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मैं अभी तरीका बताता हूं। सिलेबस में क्या कुछ परिवर्तन किए गए हैं तो ये भी आप जान ही चुके हैं। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस बिना बदले भी आप लोक सेवा आयोग को देख लीजिए, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को देखते हैं आप, हर साल सिलेबस वही रहता है, पाठ्यक्रम वही रहता है, यूजीसी नेट का सिलेबस हर साल वही रहता है, लेकिन पैटर्न में जिस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है कि हालत खराब कर देता है, विद्यार्थियों के पसीने छूट जाते हैं, छठी का दूध याद दिला देता है प्रश्न पत्र। तो वही चीज यहां पर होने वाला है। मैं इसी पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आज खड़ा हूं। एकेडमिक अंकों को जोड़ा जाएगा, तो एकेडमिक अंक क्या हैं, कहां पर आपको अपने एकेडमिक अंक मजबूत करने पड़ेंगे, और अगर वो कमजोर हैं तो अब दोबारा आप हाई स्कूल इंटर करने नहीं जा रहे हैं, ट्रेनिंग करने नहीं जा रहे हैं, बीएड करने फिर से नहीं जा रहे हैं, तो फिर उसके आधार पर आपको कैसे एकेडमिक अंक जोड़ करके दिए जाएंगे, कितना नंबर आप लाएंगे, तो पुरातन एक डिटेल आपके सामने मोटा मोटा प्रस्तुत करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो ऐतिहासिक भर्ती जिसका इंतजार हम सबको है, इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो कृपया बताइए। आप लोग अक्सर पूछते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एग्जाम पैटर्न इसके लिए हो सकता है, इस पर बातचीत करेंगे हम आपसे। पहले मैं सुपर टेट की बात कर लेता हूं। हालांकि इसका नाम सुपर टेट है नहीं, ये इतना प्रचलित हो गया इस नाम से कि हम लोग चर्चा परिचर्चा में इसको सुपर टेट कहने लग गए हैं, लेकिन ये सुपर टेट है नहीं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग जो नया बनाया गया है, उसमें सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए एक संरचना और एक विषय वस्तु क्या रहेगी, तो आपको 2.5 घंटे में पेपर देना होगा, जिसमें आपको 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट होता है, 6 दूनी 12, 120 और आधा घंटा 30 मिनट, यानी 150 मिनट आपको मिलेंगे। और 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि अगर डेटा की माने तो 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन, 1 मिनट प्रति क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे। ये डेटा है।
अब सहायक अध्यापकों की भर्ती के जो सभी प्रश्न होंगे उसके लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे और एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और पहले के जैसे यहाँ पर क्या कोई निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है क्या, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। हालांकि जो विषय वस्तु पूछी जाएगी वो कहा जाता है कि हाई स्कूल इंटर के स्तर का होगा, इंटर स्तरीय होगा। अगर आप देखिए तो इसमें भाषा पूछी जाती है और भाषा में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा पूछी जाएगी, हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी। विज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा और इसमें गणित पूछा जाएगा, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन पूछा जाएगा 12th के लेवल का, जैसा कि पहले था। सिलेबस को तो मतलब अगर सरल भाषा में मैं कहूँ तो यूँ समझिए कि बस लोगो चेंज किया गया है, बाकी पुराने मैटर को सीधा कट किया गया है, कॉपी किया गया है और ले आकर के नए लोगो और नए पेज पर पेस्ट कर दिया गया है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। शिक्षण कौशल पूछा जाएगा जिसमें बाल मनोविज्ञान, सीडीपी, सूचना तकनीक, आईसीटी पूछते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे एग्जाम के टाइम पे कि सर आईसीटी से क्या क्या पढ़ लें, कैसे पढ़ लें, कोई किताब बताइए, मैराथन बताइए। जीवन कौशल और प्रबंधन और अभिवृत्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब डीएलएड के जो पाठ्यक्रम का स्तर होता है वहीं से आपको ये सब मिलेगा। इसके लिए हम आपको एक पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, 4-5 पीडीएफ हैं, वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लास्ट में टेलीग्राम बताऊंगा तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा। पूरा के पूरे पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो 150 नंबर में 40 नंबर का आपका भाषा पूछा जाता है। इस भाषा में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं है कि कोई छोड़ दीजिए, नहीं, आपको तीनों भाषाओं को हल करना पड़ेगा और ये 40 नंबर के होते हैं, यानी तीनों भाषाएं मिलाकर के 40 नंबर। अब तीनों भाषाओं का व्याकरण पूछा जाएगा, तीनों भाषाओं से अपठित गद्य खंड पूछे जाएंगे जो कि गद्य के स्तर पर और पद्य के स्तर पर, यानी प्रोज और पोएट्री दोनों के स्तर पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और ग्रामर रूल्स पूछे जाएंगे और कॉम्प्रिहेंशंस पूछे जाएंगे, अंग्रेजी में भी लिख के दे दिया। तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं का आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, इसके ग्रामर रूल्स को जानना पड़ेगा। जैसे मैं हिंदी भाषा में अगर समझाऊं तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि, अलंकार इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं, कारक से पूछे जाते हैं, वाक्य शुद्धि अशुद्धि से, विलोम से, पर्यायवाची से, तत्सम तद्भव से, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रिया से पूछा जाता है, सकर्मक, अकर्मक, भाग इत्यादि। मतलब ठीक इस तरह सवाल अगर देखें तो सुपर टेट में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज अंग्रेजी में भी, यही चीज संस्कृत में भी लागू हो जाती है। विज्ञान में आपसे पूछा जाएगा। अब विज्ञान को तैयार कहाँ से करें, मेरा उद्देश्य नहीं मैं आपको बताऊं कि 10 नंबर का विज्ञान पूछ रहा है, तैयारी कहाँ से करें मैं ये भी बताता चलूं। और मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप कोई कोर्स खरीदिए, अभी ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं कि कोई कोर्स मत खरीदिए, केवल पढ़िए और सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। हाँ, लेकिन फोकस करिए, कम से कम 4 से 5 घंटे मिनिमम मैं बता रहा हूं। अगर हो सके तो 7-8 घंटे कर लीजिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गला काट प्रतियोगिता होने वाली है। अचानक से रातों रात जैसे ये पाठ्यक्रम दिया गया है, ऐसे ही अचानक से रातों रात भर्ती भी आएगी और ज्यादा समय अब भर्तियां आपको देती नहीं है। आप जानते हैं कि 2 महीने 3 महीने के भीतर वो परीक्षाएं करा लेती हैं। अब पहले जैसी व्यवस्था नहीं है, अब परीक्षा बहुत तेज होती है, कम से कम इतना तो हुआ है। अब देखिए, अब इस विज्ञान को तैयार करने के लिए लूसेंट नाम की एक किताब आती है जो कॉमन पुस्तक होती है, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट में साइंस बहुत अच्छे स्तर का दिया हुआ है, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कुछ यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आपको मिल जाए किसी की, तो आप देख लीजिए, जिसका आपको समझ में आता है उसको देख लीजिए, है ना। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य और स्वच्छता और पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। अब ये सारी चीजें वास्तव में अगर आप देखें तो 9th 10th में जो SCERT अथवा NCERT, SCERT ये अलग होता है, ये यूपी बोर्ड में चलने वाली किताबें हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद में, और NCERT, इन दोनों की मदद लेकर के आप इसको तैयार कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसमें साइंस के स्तर को देख करके एक बार MCQ लगा डालिए। 3 चीजें मैंने आपको बताया। SCERT किताब 9th 10th की जुगाड़ कर लीजिए, ना मिले तो PDF इत्यादि जुगाड़ में करके आपको कहीं ना कहीं से टेलीग्राम पर उपलब्ध कराऊंगा। अभी मेरे पास PDF है नहीं, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, होगा तो अपलोड करवाएंगे, ठीक है ना। अब विज्ञान को कहाँ से पढ़ना है तो लूसेंट पढ़िएगा, 9th 10th की SCERT या NCERT, ना मिले SCERT NCERT आराम से दुकान पे उपलब्ध है, जाकर खरीदिए, 70-80 रुपए की मिलेगी, पढ़िए उसको। और खुद से पढ़ना है, किसी का सहारा नहीं लेना है, एक एक शब्द खुद से पढ़ना है, हाईलाइट करना है, खुद से उसके इंपॉर्टेंट चीजों की नोट्स बनानी है, नई चीजों की, नई तकनीकों की जानकारी आपको खुद से प्राप्त करनी है। शिक्षक बनने जा रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा सेल्फ स्टडी। भाई शिक्षक, वकील और डॉक्टर अगर आजीवन पढ़े ना तो क्या सिखाएंगे,
भाई डॉक्टर अगर अपने अंदर परिवर्तन ना लाए, नई चीजें ना पढ़े, वकील अगर नई चीजें ना पढ़े, नई तकनीकों की जानकारी ना प्राप्त करे, हाँ किसान नई तकनीकी से अवेयर ना हो, तो किसानी किस बात की करेगा वो? वर्तमान समय की तकनीकी से, एआई से अगर वो अनभिज्ञ रहेगा तो कैसे अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अपने फसलों को अच्छी व्यवस्थाएं दे पाएगा? तो बतौर शिक्षक आप अगर नई तकनीकी और नई व्यवस्थाएं, नई चीजों को पढ़ने से कतराएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? तो ये कहाँ से पढ़ना है ये भी बताता चलूंगा मैं। अब रही बात गणित, इसको लेकर के तो मुझे लगता है कि सुपर टेट और यूपी टेट का विद्यार्थी माथा पटक लेता है अपना। मैं आपको गणित के लिए इतना कह सकता हूं कि बीच बीच में हमारे पास आपको हमारे चैनल पर लंबी लंबी क्लास मिलेगी, 5 घंटे 6 घंटे की, लगभग 10 क्लास हम गणित की उपलब्ध करवाएंगे आपको, ठीक है? वो क्लासेज अगर आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब तक ये क्लासेज आपके पास नहीं है तब तक आपको करना क्या है? जो एकदम कमजोर विद्यार्थी है वो 6th 7th 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी की किताबों को उठाए, या एससीईआरटी की उत्तर प्रदेश में जो चलने वाली 6th 7th 8th 9th 10th की जो किताबें हैं उसको ले आए। टारगेट बनाइए, हमेशा पढ़ाई टारगेट बेस्ड होनी चाहिए। आप ले आइए 6, 7, 8, 9 और 10 इनकी किताबों को टारगेट बनाइए कि मुझे 15 दिन के अंदर क्लास 6 की बुक खत्म कर देनी है मैथ्स की, फिर अगले 15 दिन में 7th की, फिर अगले 15 दिन में 8th 9th की, ठीक है ना? इस तरह से हाई स्कूल के स्तर तक सारे प्रमेय, सारी चीजें, सारे सूत्र, उस पर लगने वाले सवाल, इससे आपका दिमाग थोड़ा काम करेगा। किसी की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, अगर पड़ती भी है तो यूट्यूब पे आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट ये पढ़ाने वाले शिक्षक उपलब्ध हैं। कहीं पैसा रुपया खर्चा नहीं करना होता है, पैसा बाधक नहीं है, बाधक है आपका मेहनत ना करना। तो आप इसको यहां से तैयार करिए। फिर उसके बाद RS अग्रवाल की एक किताब आती है, जब आप थोड़ा समझदार बन जाइए गणित विषय में, जो लोग ऑलरेडी टेक्नीशियन हैं, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है, बीटेक कर रखा है, फिर उसके बाद बीएड किया, उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी गणित एक दिक्कत है। उनके लिए तो हंसी खेल का, मजाक का खेल है, ये तो पेपर उठाए PYQ लगाते हैं वो लोग सीधा। लेकिन वो बच्चे जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है और गणित से कोई दूर दूर तक लेना नहीं रहा है, उन बच्चों के लिए मैथ्स एक समस्या है। तो वो कैसे तैयार करें, इस पर हालांकि मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो मैं समझा रहा हूं उसको बहुत कायदे से समझिए कि खुद से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, भागिए मत। और कम से कम 25 तक पहाड़ा, 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब आपको जबान पे रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। नंबर्स के साथ खेलना सीखिए, रीजनिंग लगाइए, मैथ्स लगाइए, तभी आप अपने दिमाग को चलाना सीख पाएंगे। इसको कुंद मत बनाइए, और तब आप जाकर के इस एग्जाम में बीट कर पाएंगे लोगों को। अगर आप सोच रहे होंगे कि कोई सेक्शन आपका कमजोर है, जैसे बहुत से बच्चे क्या दिमाग लगा के जाते हैं, गणित वाला सेक्शन छोड़ चले आएंगे, 2-3 तुक्का मार देंगे, जो आएगा कर लेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो इस आधार पर तो आप, मैं पहले से बता दूं कि लड़ाई से बाहर है। क्यों बाहर है अभी आप खुद भी समझ जाएंगे। तो इसमें आपको अंकीय क्षमता मतलब RS अग्रवाल पढ़ना है, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी, नहीं तो SCERT पढ़ना है, ठीक है? दशमलव पढ़ना है, स्थानीय मान निकालना सीखना है, ठीक है ना? एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना? और भिन्न ब्याज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, विभाज्य पढ़ना है, गुणनखंड, एक नियम पूछे जाएंगे, बीजगणित से संबंधित सवाल होंगे। और अरिथमेटिक के अलावा जो है एडवांस मैथमेटिक्स भी इसमें आती है, आपको पहले से बता दिया गया है कि क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति जो होती है, सांख्यिकी होती है, इन सबसे सवाल पूछे जाते हैं, इसको तैयार करना है, ठीक है? पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, इसके लिए आप क्या करिएगा, SCERT की इसके लिए भी एक किताब आती है ना? इसका PDF हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, तो वहां से आपको पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, ये पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, इसको भी पढ़ने के लिए आप लूसेंट का सहारा ले सकते हैं, जो नीली वाली किताब आती है ना, उससे काफी हद तक इसका कंटेंट आप समझ पाते हैं, ठीक है ना? और एक चीज का और मैं आपको कहूंगा करने के लिए, 10 नंबर का इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, कि करंट अफेयर से आपकी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। तो आप क्या करिए कि दैनिक अखबार पढ़ने की हैबिट डिक्लेयर करिए कि रोज का रोज अखबार पढ़ेंगे, आधा घंटा बैठ करके अच्छे से जो भी देश दुनिया में घटित हो रहा है उनको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बेशक सिलेबस वही है, लेकिन परीक्षा का पैटर्न बदलेगा और इसमें जिस तरह के सवाल पूछे जाएंगे वह पिछले जैसे बिल्कुल नहीं होंगे। अब इस बात को आप अगर मानना चाहें तो मानिए, ना मानना चाहें तो ना मानिए, इससे मेरा क्या चला जाएगा, ठीक है? तो बस सरल भाषा में समझिए कि यहां से जितनी चीजें आपको पूछी जा रही हैं, ये सब आप 2 तरीके से क्लियर कर सकते हैं, करंट अफेयर भी और साथ में आप लूसेंट को भी देख लीजिए। और एक मैं आपको, अगर आप लगा पाए तो जो यूपी PCS के लिए पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, उसको उठा करके अगर आप लगा लीजिए तो मजा आ जाएगा। इसमें पूछे जाने वाला कोई सवाल आपसे बचेगा नहीं, उच्च स्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तब भी आप आसानी से हल कर लेंगे।
फिर उसके बाद आता है शिक्षण कौशल। देखिए पेडागोजिकल स्टाइल में सीटेट में तो आप लोग करते ही हैं इसको। अब यहाँ पे शिक्षण की विधियां हुए, कौशल हुए, है ना, शिक्षण के अधिगम के सिद्धांत हो गए, भारतीय समाज हो गया, प्रारंभिक शिक्षा हो गई, समावेशी शिक्षा। इसके लिए जो आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, वहां से आपको इसको पढ़ने का मौका मिलेगा और वो आसानी से आप हल कर ले जाएंगे। अन्यथा आपके पास जो भी किताब हो उसका सहारा लीजिए। इन सब को पढ़ने के लिए मैं एक चीज और आपको जोड़ करके दूंगा कि पाठ्यक्रम आपके सामने है, इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा, जहां पढ़ते हैं वहां चिपका दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप PYQs जो आपके पास पुराने रखे होंगे उसको आप रीज्वाइन करना शुरू करिए, फिर से लगाना शुरू करिए। अब फिर से एक 4-5 घंटे 6 घंटे का टारगेट बनाइए, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप काम करने वाले कोई पुरुष हो, किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। भाई 10 साल कोई बच्चा इंतजार तो नहीं करेगा कि कभी एक जमाने में भर्ती आएगी तो मैं दूंगा। वो बच्चे कहीं ना कहीं तो काम करने लग गए होंगे। बहुत सारी महिलाएं, बच्चियां विवाहित हो चुकी हैं, क्योंकि मैं सुपर टेट में थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाए हैं ना, हम लोग को तो बहुत पुराना बड़ा नाम रहा है, ईश्वर कृपा रही, आप लोगों ने पढ़ा है। आज की डेट में संभवतः लगभग अगर मैं बहुत बड़ी बात ना करूं तो हर दूसरे विद्यालय में पढ़ाया हुआ हमारा बच्चा एक जरूर होगा जिसने हमसे पढ़ करके यूपी टेट और सुपर टेट क्वालिफाई करके नौकरी प्राप्त किया होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है इस बात में। तो ये आपको दोबारा से करना पड़ेगा फिर से। जो बच्चे उस समय असफल रहे या किसी कारणवश उस समय उनकी योग्यता नहीं थी मतलब उस समय बीएड डीएलएड कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बहुत से बच्चे वैसे क्लास बैठते थे, हम लोग को ध्यान है बहुत अच्छे से। तो वो बच्चे अब इन चीजों को फिर से एक बार रिवाइज करें PYQs के माध्यम से, वहीं से आपको कंटेंट मिलेंगे पढ़ने के लिए। बाकी हम कुछ PDF भी उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा, अब आपको CDP पढ़नी है। बहुत दिन से आप लोग छोड़ दिए होंगे क्योंकि अन्य सभी परीक्षाओं को अगर देखिए तो CDP को दरकिनार कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपको वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की जो आवश्यकता है, पहचान है, पढ़ने का वातावरण, सृजन है, सिद्धांत है, कक्षा शिक्षण है, ये सीटेट जो आप देने जा रहे हैं ना, उसके प्रश्न पत्र को उठा करके देखिएगा, उसके MCQ के बिहाफ पर इसको पढ़ने में आपको काफी मदद मिलेगी। अब सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि करंट अफेयर तैयार करना है, उसके लिए 2 तरीके मैंने आपको बताए कि एक आपको दैनिक अखबार पढ़ना है ना, और ये दैनिक अखबार क्या हो सकता है, तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध रहता है, वहां पर जाकर के आप उसको पढ़ना शुरू करिए, या तो जो आपके घर में आता है उसको भी, घटनाओं को अच्छे से समझिए। और एक चीज और करना है, इसके साथ साथ आपको क्रॉनिकल या स्पीडी तो खैर रखना पड़ेगा। मैं आपको सलाह दूंगा अपनी तरफ से कि आप हर महीने की क्रॉनिकल आती है जहां पर किसी भी मुद्दे की विस्तृत चर्चा होती है कि ये चर्चा में क्यों है, इसका भारत पर क्या प्रभाव है, इसके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक क्या तकनीकी है, किस प्रकार का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। उन सभी मुद्दों को आप क्रिटिकली समझिए और अपनी समझ विकसित करिए, ताकि इन सब खंडों को आप अगर ये सोच के जाएंगे कि यार करंट अफेयर तो हम एग्जाम पे टाइम पे कोई 6 महीने का, साल भर का मैराथन देखकर या एक दिन में तैयार कर लेंगे, तो करंट अफेयर इस तरह से तैयार नहीं होता। आप सोच के देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए 6 महीने पहले आप अपने एक हफ्ते का शेड्यूल बता दीजिए क्या क्या किए थे, तो लाइन बाय लाइन आप ना बता पाएंगे। 6 महीने पहले छोड़िए, 6 दिन पहले ना बता पाएंगे, तो आप पूरे देश में क्या घटित हुआ साल भर में कैसे रट लेंगे 2-4 दिन में, संभव नहीं है। आदत बनाइए। और कहां से आप करंट पूछ ले रहा है, किस तरह करंट पूछ ले रहा है, किसी को पता नहीं है, इसलिए इसके लिए आप तैयार रहिए, सज्ज रहिए, क्योंकि गला काट प्रतियोगिता है। अच्छा, आपको यहाँ पर रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें से एनालॉजीज, असर्शन रीजन, बाइनरी लॉजिक, इसके लिए भी एक किताब आती है मार्केट में RS अग्रवाल की, आप उठाइए और उसको पढ़ डालिए, मतलब उस पूरे किताब को सॉल्व कर डालिए, है ना। खुद से सॉल्व करना है, अभी किसी की बैच नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना है, केवल मेहनत से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आपको सॉल्व करना है। ये ICT है, सूचना तकनीक है, इसके लिए तो मेरी क्लास ही उपलब्ध है आपके लिए। ये पूरा का पूरा जो खंड है, जितना भी यहाँ से पूछा जा रहा है ना, इसके लिए मैं एक मैराथन ले लूंगा, बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पे इसका मैराथन मिल जाएगा। क्लासेज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो यहीं पर हमारी क्लासेज आपको टीचिंग एग्जाम्स के लिए मिलती रहेंगी। तो ये मैं पूरा पढ़ा करके 5-6 घंटे का एक पूरा मेरा सेशन मिलेगा, जहां से आज सब आप पढ़ लेंगे। शिक्षण कौशल और विकास और कक्षा शिक्षण और विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी का इस्तेमाल, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OIR और यानी ओपन एजुकेशन रिसोर्स, और शिक्षण में जो उपयोगी ऐप्स इस्तेमाल हो रहे हैं डिजिटल, जैसे MOOCs हो गया, है ना, तो ये शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, इन सब का 5 नंबर का एक सवाल होता है। और जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति, यहां पर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो जो जो पॉसिबल था वो मैंने आपको समझाया कि कहां से पढ़ें, और जब ये आप तैयार कर लें तो इसके लिए मैं एक डेटा आपको दूंगा, कुछ ना करिए, PYQ सॉल्व करना है, यानी कि पुराना प्रश्न पत्र आपको हल करना है। एक ही तरीका है कि प्रश्न पत्र उठा लीजिए, उसको हल करना शुरू कर लीजिए। पाठ्यक्रम आपके पास है,
और एक लाइन आप मेरी याद रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा कि पाठ्यक्रम ही परीक्षा को क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा हिंट होता है, और इस हिंट को समझने के लिए पीवाईक्यू हमारी मदद करते हैं। इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, और जब इस बार के लिए एक सूत्र और याद कर लीजिए कि आपको इस बार का यूपी टेट देना है, चाहे आप क्वालिफाई हो पहले से और चाहे ना, प्राइमरी भी देना है और जूनियर भी देना है। अब पूछिए क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पहले 2021 में मुझे बहुत ठीक से याद है कि ये एग्जाम हुआ था, नवंबर में संभवतः हुआ था, और पेपर चूंकि आउट हो गया था तो ये फिर 2022 में हुआ, जनवरी में संभवतः, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, अगर ठीक से मुझे डेट याद आ रही हैं तो जनवरी में फिर एग्जाम हुआ। फिर उसके बाद अब ये 2026 में होने जा रहा है, और इस समय जब एग्जाम हुआ तो ये देखा गया कि 2017 और 18 का प्रीवियस ईयर का जो पेपर था हूबहू छाप करके दे दिया गया, क्योंकि इतनी जल्दी नया पेपर बना पाना संभव नहीं था उनके लिए, और संभव नहीं था तो मुझे लगता था पेपर नहीं कराना चाहिए था, करवा लेना चाहिए था उनको पेपर, लेकिन ये एक हास्यास्पद मजाक था, एक हास्य मजाक था, हास्य था एक प्रकार का बच्चों के साथ और पैटर्न के साथ और शिक्षक भर्ती के साथ। मैं इस पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि बहुत अच्छी बात थी, और मैं कहता हूं कि आपको इस बार के यूपी टेट को देना इसलिए चाहिए क्योंकि आप नए पैटर्न की समझ विकसित कर लीजिए। अब नए पैटर्न की समझ कैसे विकसित कर लीजिए, मान लीजिए कि नए पैटर्न में इस बार फिर से उन्होंने कोई पीवाईक्यू का क्वेश्चन दाग करके 150 सवाल बना दिए, तो ठीक है, अगर ऐसा कर भी दिया तो आप इसका क्या अर्थ लगाइएगा, समझ जाइएगा कि अभी भी नए शिक्षा आयोग के पास कोई भी पक्का ब्लूप्रिंट नहीं है जिसके आधार पर वो नए प्रश्न बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तब पीवाईक्यू ही आपके सिलेक्शन का आधार बनेंगे, तब गलतियां आपको सिलेक्शन से रोकेंगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवाईक्यू लगाएंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे, उससे आप नए तथ्य निकालेंगे, नोट्स बनाएंगे, उतना आपकी सफलता आपके करीब रहेगी। बस यही एक सच्चा सूत्र है जो आपको यहाँ पर सफलता दिलाएगा। देखिए हुआ क्या कि सुपर टेट में आपको इसके पहले जो मेरिट बनती थी वो किस तरह से बनती थी, 60-40 का रेशियो लागू होता था, है ना। 60-40 के रेशियो के आधार पर आपका सिलेक्शन तय होता था। मान लीजिए कोई बच्चा हाई स्कूल में और इंटर में और स्नातक में और जो ट्रेनिंग आपकी होती है उसमें, इसमें जितना जितना नंबर पाता है उसका 10% निकाल लीजिए, और यहाँ पर आप जितना नंबर पाए हैं सुपर टेट के एग्जाम में, मान लीजिए सुपर टेट के एग्जाम में आप 110 नंबर पाए हैं, 110 नंबर पाए हैं, तो 110 का 60% निकाल लीजिए, और यहां पर आप जितना पाए हैं उसका 10% निकाल लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए यहां पर आप 80% नंबर पाए हैं, इसमें हाई स्कूल और इंटर में, स्नातक में आप पाए हैं 70% और ट्रेनिंग में भी आप पा गए हैं 70%। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 14 और 16 को जोड़ लीजिए 10, 1, 30 नंबर आप पाए, तो 30 नंबर आपने 40 में पाया है, तो 30 का 10% अब निकाल लीजिए, तो ये 10% जोड़ दीजिए और इसका 60%, यानी आपका जो मेरिट बनेगा वो 110 का 60% प्लस 3 अंक, ये जोड़ लीजिएगा। इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब आपको कितना नंबर लाना है ये आप खुद ही अपना निकाल लीजिएगा, ना हो पाए तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको जोड़ करके आपका बता देंगे। अब एग्जाम का 60%, देखिए पिछली बार का जो मेरिट था वो 65% यानी 97 अंक गया था जो मुझे ध्यान है, और ओबीसी SC ST का 60% था जो कि 90 नंबर था। ये लास्ट मेरिट थी 150 नंबर के बीच में। अब ये जो 97 ये लास्ट मेरिट थी, समझिएगा आप मेरी बात को, यानी जो नंबर आप पाए हैं उसका 60%, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी मेरिट जुड़ती है, सुपर टेट में मेरिट बनती है इसी तरह से। अब अगर कोई नई तकनीक इसमें लागू कर दे तो अलग बात है, हालांकि कर देना चाहिए, फाइनल रिजल्ट के आधार पर ही अब देखना चाहिए इसको। तो ये था सुपर टेट। अब ऐसे यूपी टेट में चले जाइए, तो यूपी टेट में आपका 1 से 5 के स्तर की जो परीक्षा है, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 150 मिनट की परीक्षा होगी, और यूपी टीईटी के सभी प्रश्नों के लिए 4 विकल्प बनाए जाएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें आपके 5 खंड पूछे जाते थे पहले भी, 30-30 150 नंबर के, 3×5 = 15। बाल विकास CDP है, शिक्षण विधियां हैं, अनिवार्य रूप से करना होता है। भाषा 1 आपको करनी होती है, और भाषा 2 में आप चुनाव कर लेते हैं, अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक। अमूमन हिंदी वाले बच्चे संस्कृत चुन लेते हैं, जिनकी अंग्रेजी पहले ठीक है वो अंग्रेजी चुन लेते हैं, और उर्दू वाले उर्दू चुन लेते हैं। गणित आपको करना ही होता है अनिवार्य रूप से, पर्यावरणीय अध्ययन पर आपका काम होना चाहिए। तो कुल 30-30 MCQ आते हैं, और इसमें अनिवार्य होता है कि 90 नंबर आप पाएंगे तभी क्वालिफाई करेंगे, 90 अंक पाना अनिवार्य होता है, इतना लाना पड़ेगा तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, नहीं तो नहीं। और अब यह
आजीवन वैध कर दिया गया है। पहले इसकी वैधता केवल 7 वर्ष के लिए थी, अब इसकी वैधता आजीवन के लिए कर दी गई है। हाँ, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे भी मुझे देख रहे होंगे जिनका यूपी टेट हो सकता है क्वालिफाई हो, लेकिन मैं कहूंगा क्वालिफाई होने वाले बच्चे भी इस बार परीक्षा में बैठिए, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पैटर्न की समझ विकसित करने के लिए, और क्योंकि लंबे समय से आपने अगर कोई एग्जाम नहीं दिया होगा तो एग्जाम के भूत को उतारने के लिए भी और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है। ठीक है ना। फिर अगर आप बात करेंगे 6 से 8 के लिए, तो यहाँ पर भी 2.5 घंटे मिलेंगे, 150 मिनट मिलेंगे यानी कि, और 1 अंक का क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर भी वही सीडीपी है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप हो जाता है। यहाँ पर प्रथम भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य रूप से करना होता है, दूसरी भाषा अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक होती है। और यहाँ पर 2 खंड में बटे होते हैं विद्यार्थी, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो साइंस के, और जो आर्ट्स के हैं वो सामाजिक अध्ययन के। तो साइंस बैकग्राउंड वाले गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान चुनते हैं, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन चुनते हैं। भाषा वाले विद्यार्थी भी इसी को चुनते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो भाषा के लिए होंगे, यानी कह रहे होंगे कि सर हमारा यूजी पीजी तो हिंदी से है, संस्कृत से है, अथवा अंग्रेजी से है, तो हमारे लिए कुछ नहीं है क्या? आपके लिए ये सामान्य अध्ययन है, ये अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख कोई भी चुन सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हिंदी वाला विद्यार्थी गणित से देना चाहे तो दे, लेकिन अमूमन वह सामाजिक अध्ययन का ही चुनाव करते हैं। इससे 60 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये चारों खंड और इनसे संबंधित पेडागॉजी पूछी जाती है। ठीक है, तो इस तरह के ये कुल 150 नंबर का प्रश्न पत्र है। यहां पर भी 90 अंक अनिवार्य रूप से पाना जरूरी है। इसी के आधार पर आप अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक की परीक्षा में बैठ सकते हैं। आप जानते हैं इस बार लगभग अगर मैं मोटा मोटा आपको आइडिया दूं तो टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के लिए, अगर मैं टीजीटी की बात करूं और पीजीटी की बात करूं तो लगभग नए 23,000 प्लस, ये के का मतलब 1000 है, 23,000 प्लस नई भर्ती। और प्राइमरी के लिए अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी के लिए 53,000 प्लस नई भर्ती, 53,000 प्लस नई भर्ती के आंकड़े इस बार लगभग दिख रहे हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे। और अपर प्राइमरी में, उच्च प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो उच्च प्राइमरी में भी लगभग 26,000 पद देखने को मिल सकते हैं। अब इन सब की शिक्षक भर्ती, हम इसके लिए बिल्कुल ये कह सकते हैं कि चुनावी माहौल के आधार पर ही ये देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी हो आपको तो मिलेगा। आप इसका लाभ लेने के लिए तैयार रहिए, और लाभ केवल एक प्रकार से लिया जा सकता है, ज्ञान के आधार पर, और इसमें कोई आपका सानी नहीं बनेगा, कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। केवल और केवल अध्ययन ही एकमात्र उपाय है। और वो अध्ययन कब से शुरू करना है? तो आज से, बल्कि अभी से शुरू करना है। आज ही और अभी ही अपना टारगेट बनाइए, और 4 से 5 घंटा मिनिमम पढ़ने का आपको जो है आज से प्रण लेना पड़ेगा। और इसी प्रण में आपको 3 चीजें शामिल करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम, पाठ्यक्रम निकालिए, जहां पढ़ते हैं वहां चिपका दीजिए। यूपी टेट का, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सुपर टेट का। ठीक है ना। इधर आ जाइए। फिर आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज रोज कम से कम 2 घंटा लगाने का काम शुरू कर देना है, कि 2 घंटा आप पीवाईक्यू पे काम करेंगे। पीवाईक्यू पे काम करने के दौरान जो खंड आप लगा रहे हैं, जैसे सीडीपी लगा रहे हैं, जैसे मैथ्स लगा रहे हैं, जैसे हिंदी लगा रहे हैं, जो खंड नहीं आता उसको तुरंत वहीं पर खोल करके पढ़ना है। तुरंत वहीं पर उसको पढ़ करके उसकी क्या करनी है, नोट्स बना लेनी है। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कि अब आया कि नहीं आया। और यही काम आप लगातार करेंगे, बस रोज करेंगे, रोजाना आपको यही काम करना है। और जिन खंडों पर, जैसे मान लीजिए मैथ्स पर आपकी पकड़ कमजोर है तो इसकी प्रायोरिटी में रखिए, 2 घंटा रोज इसकी प्रैक्टिस करिए। और भाषा पर, जैसे हिंदी और संस्कृत, इन दोनों पर रोज पीवाईक्यू के बिहाफ पर काम करिए। और पीवाईक्यू के साथ साथ जो चीजें नहीं आती उस पर काम करिए, उस खंड को पढ़ने पर काम करिए। ऐसे ही रोज का रोज जीएस, सामान्य अध्ययन पर भी आपका काम होना चाहिए। सामान्य अध्ययन का एक खंड करेंट अफेयर, अखबार पढ़िए, क्रॉनिकल मैगजीन पढ़िए। और दूसरा खंड क्या करना है, पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन आपको पढ़ना है, घटना चक्र के द्वारा दिया जाता है।
PYQs के आधार पर आप आकलन कर लीजिए किस तरह क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इतना काम आप करेंगे तो आपकी सफलता आप सुनिश्चित कर लेंगे इन शिक्षक भर्तियों के लिए। मुझसे कुछ खंड छूट गए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। शिक्षक भर्ती को लेकर के जिस भी प्रकार की जानकारी आप मुझसे चाहते होंगे आपका कमेंट आएगा, उसी के आधार पर हम अपनी अगली वीडियो तैयार करेंगे। ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि आपके सामने QR कोड है, मैं साइड हट गया हूं। इस QR कोड के माध्यम से viveksir.official के नाम से आप मुझे यहाँ पर विवेक सर ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम पर या तो सर्च करके या इस QR को सीधा स्कैन करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्कैन करिए, मुझे ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, किसी प्रकार का मुद्दा है, कोई काउंसलिंग चाहते हैं अगर आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसके माध्यम से स्कैन करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हमारे रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से आपको रोज कुछ ना कुछ जानकारी दी जाती है। कंटेंट ओरिएंटेड शॉर्ट्स हम बनाते हैं, जैसे लेखन की तकनीक क्या होनी चाहिए, भाषागत जो भी जानकारी आपको हो सकती है, करंट अफेयर के मुद्दे इत्यादि हम डिस्कस करते हैं। तो या तो आप viveksir.official सर्च कर लीजिए, अन्यथा मुझे सीधा यहां से स्कैन करके आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस का हिस्सा बनाइएगा। मैं आपका भाई विवेक पांडे। नमस्कार, धन्यवाद।